सभी साथियों को हमारा एक बार प्यार भरा नमस्कार। जितने भी साथी हैं वो लाइव सेशन में आ जाएं और हम चाहते हैं कि आप आज हमसे जुड़ें। आज मन हुआ कि आपसे फेस टू फेस बात की जाए और क्योंकि कल आप जानते हैं हमारे देश का सबसे बड़ा महापर्व है जिसका नाम है 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस। तो सभी साथियों को आज 14 अगस्त को मैं इस पावन संध्या पर आपको सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और पहले से दे रहा हूं क्योंकि आज की जो रात है वो कल हमारा इतिहास जरूर बनती है, ऐसा मैं मानता हूं। तो 14 अगस्त को हम आपसे मिल रहे हैं और कल चूंकि एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि इस त्योहार को 15 अगस्त के, 26 जनवरी के, जितने भी हमारे देश से जुड़े हुए त्योहार हैं इन सबको बड़ा हर्षोल्लास से मनाना चाहिए, खासकर टीचरों को, अध्यापकों को, क्योंकि उनके लिए अगर उनके घर के होली के रंग आते हैं तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ी चीज है कि हम स्वतंत्र हैं और एक शिक्षक है और ये शिक्षा जहां हम दे रहे हैं वहां से, यानी आज अगर 15 अगस्त हम अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूशन में मना रहे हैं तो ये इसलिए हम खुशी से मनाएं क्योंकि हमारे घर के दीपावली के दिए और होली के रंग बहुत प्यार से लिए जाए। तो इसलिए सभी को दोबारा बहुत बहुत शुभकामनाएं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज हम शुरू करते हैं। चलिए ठीक है शिवानी जी, ईश्वर करे आपकी बिटिया जो है वो स्वस्थ हो जाए जल्दी से जल्दी, और मैं भी यही प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ रहे, खुश रहे, आप भी खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे। आप बच्चों का जरूर ध्यान रखिए क्योंकि बच्चों की खुशी में ही हम लोगों की भी खुशी छुपी रहती है। उनका दुख हमारा दुख होता है, उनकी खुशी हमारी खुशी होती है। खैर ईश्वर जरूर स्वस्थ करेगा, समय होता है क्योंकि मौसम का परिवर्तन, सब चीजें चलती रहती हैं और इसी मौसम के परिवर्तन में ही ये सब उतार चढ़ाव, शरीर के बदलाव होते रहते हैं। तो चलिए खैर ख्याल रखिएगा अपना और अपने बच्चों का जरूर। तो चलते हैं हम लोग, आज बात करने जा रहे हैं आपसे। हमारा टॉपिक जो कंप्लीट हुआ था वो कंप्लीट हुआ था यहाँ पर आकर के, आपने नोट किया होगा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट था। अरे भाई धोखा मत दो, आज बहुत दिनों बाद मैंने बोर्ड खोला है, बहुत दिनों बाद बोर्ड खोला है, तो चलो देख लेते हैं क्यों। चलिए ठीक है, देखिए हम बात करने जा रहे थे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। क्या होता है ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि अगर मान लो हमारे पास में कोई इस समय ये देखें कि एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है AgCl, यानी AgCl एक हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसको अगर हम आयोनाइज कर दें तो Ag प्लस बनता है और Cl माइनस बनता है। आप जानते हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि AgCl को अगर आयोनाइज करेंगे तो Ag प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा। और यहाँ पर हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि ये स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है, स्पैरिंगली सॉल्युबल। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि स्पैरिंगली सॉल्युबल का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, मतलब जो पूरी तरीके से न घुल सके वो कहलाता है स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहलाता है। और इसका मतलब है कि अगर हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को निकालना चाहें तो AgCl को क्या करें, पहले आयोनाइज करें
और आयोनाइज करने के बाद Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनाए, यानी K जब निकालना पड़ेगा तो K इज इक्वल टू इन दोनों की कंसंट्रेशन ऊपर डालें AgCl के नीचे, क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है, यूनिट होती है, तो यहाँ पर हम लोग Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव करेंगे और K को हम लोग लिखेंगे KSP, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ पर लिखेंगे इसे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अगर इसे डिफाइन किया जाए तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन विद द पावर रेज टू द कंसंट्रेशन टर्म एट कांस्टेंट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, ये बात भी आपको याद करनी पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लेते हैं और उसको हम लोग डिसॉल्व कर देते हैं वाटर में, तो जो प्रोडक्ट है यानी कि Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Pb पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जो भी प्रोडक्ट बने, तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयंस रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उनका जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई जो है वो कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। इस बात का ध्यान दीजिए, बस 1 मिनट का समय दीजिएगा। जी बस थोड़ा सा काम था, याद आया था। तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस की मैं बात कर रहा हूं। इसी के बाद मैं पहुंच रहा हूं एक दूसरे एग्जाम्पल पर जिसका नाम है, अगर यहां पर आप देखेंगे तो यहां दिया है PbI2, और अगर हम PbI2 को देखें तो PbI2 टूट गया है, आपको पता ही होना चाहिए। अगर हम लोग PbI2 ले लेते हैं तो ये टूट जाता है Pb डाई पॉजिटिव में और 2I नेगेटिव में। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत खास बात आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा कि अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बताओ भैया, यही तो लिखेंगे ना, Pb डाई पॉजिटिव और I के ऊपर आपका मतलब I नेगेटिव, इसकी पावर भी 2 डालेंगे। लेकिन यहाँ खास बात है, इसका 1 मोल टूटा, इसका 1 मोल टूटा तो इसका 1 मोल बना, इसका 2 मोल बना, यही तो बात है। लेकिन अगर इसका S मोल टूटता तो इसका S मोल बनता, इसका 2S मोल बनता, ये भी आप जानते हो। अब आप ये भी जान रहे हो कि अगर इस वैल्यू को पुट करेंगे S और 2S का स्क्वायर भी करना पड़ता है तो ये बन जाता है आपका 4S क्यूब। तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज आपको बहुत ध्यान देनी पड़ेगी कि जो भी आयंस बन रहे हैं उनके जितने मोल बनेंगे, उनके जितने भी मोल बनेंगे, उन सभी मोल के आगे जो नंबर लिखा है 1 मोल 2 मोल 3 मोल, वो हमेशा पावर में चले जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये फार्मूला वेरी करता है, ये फार्मूला कभी भी फिक्स नहीं रहता है। तो ये बात आप नोट कर लो, ये फार्मूला वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स वेरी करेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स वेरी करेंगे तो कंसंट्रेशन तो बदल ही जाएगी, और जब कंसंट्रेशन बदल जाएगी तो भाई साहब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बचा थोड़ा ना रह जाएगा, वो भी बदल जाएगा। तो इसीलिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जब भी निकाला जाता है तो हमेशा उसकी यूनिट में वेरिएशन आता है, उसकी कंसंट्रेशन में वेरिएशन आता है। ये फैक्टर्स हैं, आपको पूछे जा सकते हैं पीजीटी एग्जामिनेशन में कि ये बताइए कि अगर मान लो आपके पास में Ag2CrO4 है और AgCl है, क्या दोनों की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक ही आएगा? संभावना नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है। अगर दोनों में Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और Cl नेगेटिव और CrO4 की कंसंट्रेशन समान है, बराबर है, तो फिर आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा, वो आंसर वेरी करेगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का फार्मूला यहाँ पर वेरी कर रहा है। KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब और KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर भी हो जा रहा है। भाई अगर इसके केस में देखो तो S स्क्वायर हो जा रहा है, और अगर AgCl के केस में देखोगे तो AgCl के केस में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर S मोल है, ये 0 0 है, ये S मोल बना तो ये SS बन जाएगा, मतलब यहाँ S हो जाएगा। KSP इज इक्वल टू
एस स्क्वायर यहाँ पर निकल करके बाहर आ जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मेरी बात आपके दिमाग में सेट हो रही है कि नहीं हो रही? ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप लोग हाँ और ना का जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक, इसी के बाद अगर मान लो हम अगर आपसे कहें कि इन दोनों का आयनिक प्रोडक्ट केएसपी के अगर बराबर होगा तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जबरदस्त है, आप ये मान लो। यानी कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब भी देखा जाएगा तो इसमें ट्रू फॉल्स भी बन सकता है, इसके अंदर ट्रू फॉल्स के साथ साथ आपका असर्शन रीजन भी बन सकता है, यानी कि असर्शन रीजन भी आसानी से बनेगा। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयंस। रीजन दे दिया जाए कि सॉल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड, सॉल्यूशन बिकम्स सुपर सैचुरेटेड, सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि अगर रीजन में दे दिया जाए कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि नहीं भाई, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आपको आंसर मिल जाए। और इनमें से कोई दूसरा सुपर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दे दिया तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, यही तो बात है। लेकिन अगर के इन दोनों का आयनिक प्रोडक्ट, इसको आप आयनिक प्रोडक्ट का नाम दे सकते हो, क्या नाम दे सकते हो? इसे आप आयनिक प्रोडक्ट का नाम दे सकते हो। अगर आप कहोगे कि सर ये आयनिक प्रोडक्ट है तो बिल्कुल सही है। आयनिक प्रोडक्ट अगर ज्यादा हो जा रहा है तो सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो जाता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल आप सही लिख रहे हैं गणेश जी, आप सही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आयनिक प्रोडक्ट सुपर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर हो जाए तो फिर सैचुरेटेड बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आयनिक प्रोडक्ट जो है अगर केएसपी से ज्यादा हो जाता है तो सुपर सैचुरेटेड बन जाता है, और आयनिक प्रोडक्ट अगर कम हो जाता है तो आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। तो मैं आपको सिंपल सा फंडा बताने की कोशिश यहां पर करूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एक है सैचुरेटेड और एक है सुपर सैचुरेटेड और एक है आपका अनसैचुरेटेड। अब यहां याद रखना बड़ा मुश्किल का काम है, पेपर में गलती 90% हो जाती है। जो लोग आयनिक प्रोडक्ट, अब वहां कंफ्यूजन हो गया कब आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा, कब सैचुरेटेड हो जाएगा, कब अनसैचुरेटेड हो जाएगा और कब सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। तो आप सबसे पहले सैचुरेटेड फिर अनसैचुरेटेड, फिर पहले आप सैचुरेटेड फिर सुपर सैचुरेटेड फिर अनसैचुरेटेड, यानी कि आप सिंपल से याद रखो कि हम SSU याद रखेंगे, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और आपका अनसैचुरेटेड। SSU सू याद रखिए, सू हो गया, तो यानी SSU आप याद रखो। SS यादव अगर बैच में है तो याद कर लें SSU, सिंपल सी बात है। अब आपने क्या काम करना है, यहां पर दोनों वैल्यू देखो, आयनिक प्रोडक्ट यहां पर तो आप डबल लाइन खींच दो या फिर ऐसे खींच लो, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी खींच सकते हो कि भाई ये बराबर है। अगर आयनिक प्रोडक्ट केएसपी के बराबर है तो मान लेना सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। अगर आयनिक प्रोडक्ट ऐसे का साइन है, अगर ऐसे का साइन है तो ये आयनिक प्रोडक्ट पहले रखना है याद, बस आयनिक प्रोडक्ट पहले याद रखो, बाकी गलती नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर आपका सुपर सैचुरेटेड है और ऐसे साइन हो जाए तो मान लेना अनसैचुरेटेड है। तो सिंपल सा तरीका है, मेथडोलॉजी को याद रखिएगा, SSU, फिर आपको सिंपल सा लाइन, पहले बराबर फिर ज्यादा और फिर कम, बराबर ज्यादा कम, बराबर ज्यादा कम, याद रखोगे तो आपको हिंट में याद रहेगा। अब इसका काम कहां है वो हम आपको बता देते हैं। नंबर 1, रिफाइनिंग ऑफ NaCl में इसका काम है। जब NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन को HCl डाल के तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनता है, और NaCl जब HCl को आप डालते हैं तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दोनों में कॉमन आयन हो जाता है। यानी कि अगर देखें तो NaCl का जो आयनिक प्रोडक्ट है वो KSP से ज्यादा है, और जब KSP से ज्यादा है तो मतलब सॉल्यूशन आपका कैसा हो जा रहा है,
सॉल्यूशन आपका सुपर सैचुरेटेड हो जा रहा है, यानी कंडीशन आपके सामने ये आ रही है कि प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, NaCl का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। कॉमन आयन इफेक्ट में भी हम लोग पढ़ते हैं इस चीज को। इसी के बाद हम लोग पढ़ते हैं, अभी कॉमन आयन इफेक्ट भी आगे डिस्कशन में लाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं सेटिंग ऑफ सोप। सोडियम स्टीयरेट, कभी कभी फार्मूला भी सोडियम स्टीयरेट का पूछा जाता है, तो सोडियम स्टीयरेट इज ए सोप व्हेन NaCl इज एडेड देन इट विल बी प्रेसिपिटेटेड, यानी कि अगर हम NaCl इसमें ऐड करते हैं तो Ksp की वैल्यू सोप की इसके आयनिक प्रोडक्ट से कम हो जाती है और सिंपल सा प्रेसिपिटेशन हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर आपको Ksp के क्वेश्चन भेज दिए हैं जो बोले थे बताने, समझ नहीं पाया मैं। आप सर आपको Ksp के क्वेश्चन भेज दिए हैं जो बोले थे बताने, पता नहीं क्या किया है, समझ नहीं पाया। चलिए देखेंगे क्वेश्चन जो आपने भेजे हैं, देखेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग चल लेते हैं कॉमन आयन इफेक्ट की तरफ। कॉमन आयन इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है, हम समझते हैं कि व्हेन, अब देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूं कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब क्या, डेफिनेशन तो बात की बात है। मैं मान लेता हूं कि भाई हमें कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ना है। दो गुंडे एक मोहल्ले में मौजूद है, दो बदमाश एक मोहल्ले में मौजूद, ठीक है। अब हम कहते हैं कि एक बदमाश वहां पहले से बैठा हुआ है, तो दूसरा कमजोर अगर आदमी वहां पर आया तो वापस ही जाएगा। उसे पता, अरे यार ये तो भाई हमसे ताकतवर लग रहा है यार, हमें तो वापस जाना पड़ेगा। तो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर प्रेजेंस है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां ऑलरेडी पहले से वो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है जिसके पास वही चीज है जो तुम वहां करने जा रहे हो। मतलब सिंपल सी बात ये है, मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं आपको यहां पर एक चीज ये बताऊं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमारे पास ये AB एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट A पॉजिटिव आयन है और B नेगेटिव बना रहा है, ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसमें मान लेते हैं कि हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AC डाला, जैसे ही AC डाला A पॉजिटिव बना और आपका C यहाँ पर नेगेटिव बना। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि यहाँ पर कॉमन आयन कौन सा है, यही वाला तो कॉमन आयन है। अब ये कॉमन आयन है तो मतलब जैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने वीक ने देखा, अरे यार स्ट्रॉन्ग तो पहले से A पॉजिटिव तो पहले से, तो वीक की रिएक्शन बैक हो जाएगी। तो कॉमन आयन के कारण वीक इलेक्ट्रोलाइट की रिएक्शन क्या कर जाती है, रिवर्स कर जाती है। इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, सुन लेना, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड, कम हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन। कहने का तात्पर्य यह है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में रिवर्स हो जाता है, बैक हो जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगता है अगर दोनों में कॉमन आयन उपस्थित है तो। अब यहां पर हम लोग आगे बात कर लेते हैं इसी पर। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर समझनी पड़ेगी हमें कि अगर यहाँ AB वाला जो एग्जाम्पल मैंने दिया ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है और इसी तरीके से हमारे पास में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इन दोनों में डिफरेंस याद करना पड़ेगा। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन आपके सामने बन जाता है कि why H2S गैस इज पास्ड, कल बात भी हुई थी इस पर, why H2S gas is passed in the presence of HCl during second group analysis, यानी कि सेकंड ग्रुप की जब एनालिसिस करते हैं, ध्यान दो, जब सेकंड ग्रुप की एनालिसिस करते हैं तो उस समय हम HCl की उपस्थिति में ही H2S गैस क्यों पास करते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम लोग HCl को तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन बनेगा,
जैसे ही हमने H2S गैस इसके अंदर डाली तो ये H पॉजिटिव बनेगा और S निगेटिव। अब जैसे ही H ने देखा अरे यार H तो पहले से प्रेजेंट है यहाँ पर, वापस ले लो यार फटाक से, यानी कि जल्दी से रिएक्शन बैक होगी। तो जब बैक होगी तो सल्फाइड, अरे भैया तुम किसी के संग में, जैसे तुमने देखा बच्चे को लेके तुम पहुंच गए, अरे यार यहाँ तो याद नहीं, बच्चे को खींच के ले जाओगे ऐसे। अब बच्चे को खींच के लेके गए, मतलब सल्फाइड आयन भी वापस चला गया। जब ये सल्फाइड आयन वापस चला गया तो मतलब हुआ कि इसका नंबर ऑटोमेटिकली घट जाएगा। लेस नंबर ऑफ सल्फाइड आयंस आर ऑब्टेन्ड व्हिच आर रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट द सेकंड ग्रुप रेडिकल्स। यानी सेकंड ग्रुप के रेडिकल्स को प्रेसिपिटेट करने के लिए हमें केवल कम सल्फाइड आयन की आवश्यकता है, और कम सल्फाइड आयन जिसमें तभी संभव हो सकते हैं जब उसमें वही इलेक्ट्रोलाइट पहले से मिला दिया जाए जिसमें कॉमन आयन उपस्थित हो। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक निशांत, अभी मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपके क्वेश्चन को ऐड करूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपने भेजा है, लिखा है आपने, व्हाट्सएप पे भेजे, तो आपके जब क्वेश्चन इस पे हम कराएंगे लाइन से, उसी समय हम पहले न्यूमेरिकल आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, उससे पहले नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद आ जाइए, NH4OH इज एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl ड्यूरिंग फोर्थ ग्रुप एनालिसिस। अब ये बताओ कि अगर हम फोर्थ ग्रुप की एनालिसिस करते हैं, फोर्थ ग्रुप की जब एनालिसिस की जाती है तो उसमें हम लोग NH4Cl डाल लेते हैं। NH4Cl पहले डाल लिया, फिर हम उसमें NH4, फिर उसमें अमोनिया, लिक्विड अमोनिया डालते हैं, ऐसे करके लिक्विड अमोनिया मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं लिक्विड अमोनिया? अब जैसे NH4Cl हमने डाला तो हमें इलेक्ट्रोलाइट मिला NH4 पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। हमने क्या काम किया, NH4OH जैसे ही डाला, इन्होंने देखा अरे NH4 पॉजिटिव तो पहले से उपस्थित है, तो ये वाली रिएक्शन बैक कर जाएगी, वापस चल जाएगी, और जैसे ये रिएक्शन वापस जाएगी मतलब OH आयन का नंबर भी घटने लगेगा। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर हम NH4OH is added in the presence of NH4Cl, ठीक है, ड्यूरिंग द फोर्थ ग्रुप एनालिसिस, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो H2S गैस अगर हमने पास कर दी, अगर ध्यान दो H2S गैस पास कर दी तो फिर अलग कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी कि NH4Cl हम जब ऐड करते हैं तो OH आयन हमें लेस नंबर में मिलेगा, जो हमें जरूरत नहीं, हमें तो OH ज्यादा चाहिए, हमें तो OH ज्यादा चाहिए। अब समझना ये क्वेश्चन क्यों लिखा, अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे जिन्होंने प्रैक्टिकल किया होगा, सर ये तो हमारे थर्ड ग्रुप के लिए था, सर ने फोर्थ में क्यों पढ़ा दिया? सर को तो फोर्थ में पढ़ाना चाहिए था कि NH4OH जो NH4 H2S gas is passed in the presence of the NH4OH या NH4Cl, तो वहां पर NH4OH मिलाते हैं फिर H2S पास करते हैं, या ऐसा क्यों सर ने लिख दिया है? थर्ड ग्रुप की एनालिसिस जब करते हैं तो NH4OH में NH4Cl हम लोग मिलाते हैं, तो सर ने ऐसा क्यों लिख दिया, ये उल्टा क्यों लिख दिया सर? यहां समझाना चाहता हूं कि अगर आपने ये काम किया, अगर आपने ये काम किया फोर्थ ग्रुप की एनालिसिस में, आपने ये काम किया तो हमें लेस नंबर ऑफ OH आयन मिलेंगे, क्योंकि रिएक्शन रिवर्ट हो जाती है, रिएक्शन रिवर्ट हो जाती है। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेकंड ग्रुप की एनालिसिस में H2S पास की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जबकि फोर्थ ग्रुप की एनालिसिस में जब हम पास करते हैं H2S गैस तो वो कब करते हैं, वो हम करते हैं NH4OH की उपस्थिति में। अब NH4OH की उपस्थिति में अगर हमने फोर्थ ग्रुप की एनालिसिस कर दी तो उस समय क्या होगा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे ये क्या किया सर ने, अगर मैं इसको आयनाइज कर देता हूं तो NH4 पॉजिटिव आयन बनेगा, OH नेगेटिव आयन बनेगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और अगर हम H2S गैस पास कर दें तो यहाँ पर हमें मिलेंगे S नेगेटिव आयन और 2H पॉजिटिव आयन, ये आपस में कंबाइन करके वाटर बना लेंगे, तो हमारी ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी, मतलब मोर सल्फाइड आयन मिलना शुरू हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है
कि मोर सल्फाइड आयन प्राप्त करने के लिए, हाँ, तो इसका मतलब हुआ, ठीक है, आप समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अब हमें फोर्थ ग्रुप की एनालिसिस के लिए ज्यादा सल्फाइड चाहिए। जब ज्यादा सल्फाइड चाहिए तो रिएक्शन हमें फॉरवर्ड चलानी पड़ेगी, और रिएक्शन फॉरवर्ड तभी चल पाएगी जब यहां से हम H पॉजिटिव आयन को हटाते चले जाएं। जैसे हमारी थाली में रोटी आए हम खा लें, रोटी आए खा लें, तो जैसे जैसे रोटी आएगी खाते चले जाएंगे, तो उसके संग में पता है सब्जी भी आ रही है, सब्जी भी आ रही है, सब्जी भी आ रही है। तो सिंपल सी बात है कि अब यहां से H जा रहे हैं तो H और आएंगे, जब H आएंगे तो सल्फाइड को लेकर के आएंगे, सल्फाइड का नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि अनु सर ने कहीं गलत तो नहीं पढ़ा दिया कि NH4OH को ऐड कर दिया फोर्थ ग्रुप की एनालिसिस में, तो ऐसा क्यों किया भाई? फोर्थ ग्रुप की एनालिसिस में तो वो कंडीशन होती है। तो याद रखो ये गलती नहीं है, ये समझाने का हमारा अपना तरीका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट in the mole per liter is equal to the square root of its solubility product। यानी कि किसी भी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो हमेशा स्क्वायर रूट, वो प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के बराबर होती। तो वो तो आप आसानी से निकाल सकते हो, जैसे PbI2 है, CaF2 है, SrF2 है। मतलब बाइनरी का मतलब हुआ जिसमें दो आयन वाली कंडीशन हो। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी निकालोगे तो KsP is equal to 4H³ आ जाएगा, और यहाँ पर S³ is equal to KsP/4 हो जाएगा। आप KsP/4 की पावर भी 1/2 लगा सकते हो। अब ये हम बाइनरी वाला ले लें तो इसका स्क्वायर रूट के बराबर हो जाती है, इस तरीके से सॉल्युबिलिटी स्क्वायर रूट के बराबर हो जाएगी। ऐसे हम कोई भी ले लेंगे तो आप आसानी से इसको कैलकुलेशन में ले आएंगे, KsP आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो KsP से जुड़े हुए क्वेश्चन निशांत बता रहे हैं व्हाट्सएप पर भेजे हैं, तो पहले मैं व्हाट्सएप पर बोर्ड पर लिखूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं सोच रहा हूँ इस टॉपिक को आज मैं कंप्लीशन की तरफ ले जाऊं, कंप्लीट कर दूं, फिर हमें क्वेश्चन लगाने का मौका मिलेगा। और लाइन से हम पहले आपको क्वेश्चन लगवाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पीएच स्केल हम ऑलरेडी कल पढ़ ही चुके थे, तो पीएच स्केल पे हमें कोई डिस्कशन हम नहीं करना है, क्योंकि पीएच स्केल की जानकारी हम कल ले चुके थे और ये सब बातें हम पढ़ चुके थे। लेकिन हमें पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बफर सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बफर सॉल्यूशन। जानते हो क्या होता है? समुद्र के पानी को जानते हो कैसा होता है? समुद्र का पानी जो होता है भैया, वो एक तरीके का बफर सॉल्यूशन ही होता है। समुद्र का पानी कैसा होता है? बफर सॉल्यूशन। तो समुद्र के पानी को कैसे जानते हैं हम लोग? बफर सॉल्यूशन जानते हैं। अब मैं समुद्र के पानी को बफर सॉल्यूशन क्यों बोल रहा हूं? समुद्र के पानी में चले जाओ, ठीक है, सॉल्टी वाटर नहीं बोल रहा हूं मैं, सॉल्टी वाटर से नहीं मतलब है। सॉल्टी वाटर तो घर पे भी बना सकते हो, नमक का पानी गिलास में घोल लो, बन जाएगा सॉल्टी वाटर। भैया वो बात ही नहीं कर रहा हूँ यादव जी, मैं बात कर रहा हूं इसकी कि समुद्र के पानी में जाओ, एक ट्रक नमक लौट के चले आओ, चले जाओ, एक ट्रक एसिड पलट करके चले आओ, उसके बाद अगले दिन पीएच नाप लेना जाके, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, निश्चित तौर पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि समुद्र का पानी एक स्पेशल बफर बन चुका है। उसी तरीके से आप अगर छोटा सा कंटेनर, अब यहां पर मैं अगर टेस्ट ट्यूब ले लेता हूं, ये मेरे पास में एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने बफर बनाया, एक बच्चा आया, मैंने कहा द सॉल्यूशन हुज पीएच रिमेन्स कांस्टेंट। सुनना बात को ध्यान से, बिल्कुल गणेश जी आपने लिखा ह्यूमन ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है, बिल्कुल बफर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन हुज पीएच, अब गणेश जी सुनना मेरी बात को ध्यान से, the solution whose pH remains constant either on keeping it for some time or on addition of small amount of acid or base or on heating it। यानी कि अगर हम बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसकी पीएच वैल्यू कांस्टेंट रहती है, चाहे उसे हम थोड़ी देर रखा रहने दें कुछ समय तक,
या उसमें एसिड मिला दें थोड़ा, या थोड़ा बेस मिला दें, और या फिर उसे हल्का सा गर्म कर दें, उसकी पीएच पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एक बच्चे ने क्लास में बोले, यस सर मैं कुछ पूछना चाहता हूं। मैंने, भैया पूछ लो। खड़ा हुआ, मैं पढ़ा रहा था, ओरिजिनल बता रहा हूं, चुटकुला नहीं सुना रहा। खड़ा हुआ, बोले हाँ सर। मैंने सर, बोले सर पूछ ले। मैं पूछूं? बोले सर एक टेस्ट ट्यूब है, अब उसमें 2 टेस्ट ट्यूब एसिड डाल दूं, क्या हो जाएगा सर? मैंने, पीएच बदल जाएगी। तो बोले सर अभी तो आप बोले थे कि इसमें एसिड मिलाओ या बेस मिलाओ, पीएच वैल्यू चेंज नहीं होगी। मैंने कहा बेटा कक्षा 12 में हो, आपने मेरे आधे शब्द सुने, आधे शब्द नहीं सुने। पूरे शब्द दोबारा सुनो, मैं सुना रहा हूं। द बफर सॉल्यूशन वह विलयन होता है जिसमें या तो थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाएं, या थोड़ी मात्रा में क्षार मिलाएं, या कुछ समय तक रखा रहने दें, या फिर हल्का सा गर्म कर दें, तो इसकी पीएच वैल्यू नहीं बदलती। मैंने कहा कि बेटा थोड़ा अमाउंट में बार बार बोल रहा हूं, स्मॉल अमाउंट। वीडियो को पॉज करके देख लो, दोबारा कल देख लेना। मैं लगातार स्मॉल अमाउंट बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बफर सॉल्यूशन तो एक ही टेस्ट ट्यूब बनाया। अब एक टेस्ट ट्यूब बफर लेके गए, 2 बाल्टी एसिड डाल दोगे तो क्या रोक लोगे पीएच? सवाल ही नहीं उठता। रोज चाट, पकौड़ा, समोसा, समोसोज, मोमोज, पकौड़ोज, ये सब डाले जाओगे अंदर, और उसके बाद जब पेट में मचेगी जलन, ठीक, और यूरिन में होगा इरिटेशन, पेशाब में मचेगी जलन, तो पीएच वैल्यू किसकी बदली? ब्लड की बदल गई ना। क्यों? क्योंकि आपने उस बॉडी के अंदर जिसकी ब्लड की पीएच कांस्टेंट थी 7.4, आपने बदलने की कोशिश की, उसे एसिडिक बनाने की कोशिश कर दी, क्योंकि आपने ब्लड के कंपैरिजन में ज्यादा माल उड़ा दिए। इतना माल उड़ाया कि उसने ब्लड की पीएच वैल्यू बदल दी। अब डॉक्टर कहेंगे बेटा एल्कासाल पी लो थोड़ा सा। अब एल्कासॉल पियोगे तो जाके पीएच फिर मेंटेन हो पाएगी ब्लड की, तब आपकी यूरिन के अंदर जो इरिटेशन है वो खत्म हो जाएगा। यही बात तो है, हाँ और ना? बताओ, अगर विज्ञान पढ़ा है, बायोलॉजी से जुड़े हुए स्टूडेंट हो और जानकारी रखते हो पीएच वैल्यू की, तो फिर यही बात है कि ब्लड की पीएच वैल्यू, अगर ब्लड एसिडिक हुआ, यूरिन एसिडिक हुई, क्योंकि ब्लड तो एसिडिक हो नहीं से रहा। अब ब्लड एसिडिक जब नहीं होगा तो भाई ब्लड की अगर पीएच वैल्यू जरा भी चेंज होगी आदमी मर जाएगा। ब्लड की पीएच अगर जरा भी चेंज होगी आदमी मर जाएगा, निश्चित है। तो ब्लड अपनी पीएच को मेंटेन करने के लिए क्या करता है? यूरिन में वो चीज निकाल देता है, और जब वो यूरिन में जाएगी तो यूरिन एसिडिक हो जाती है। ये बात समझने वाली है। अब आप ये मत कहना कि सर ब्लड की पीएच बदलेगी तो आदमी मर जाए, बिल्कुल डेफिनेटली मर जाएगा। पीएच ब्लड की नहीं बदलती है। ब्लड तो बफर सॉल्यूशन है, वो तो फिल्टर करके बाहर निकाल देगा, एडिशन प्रोडक्ट को बाहर निकाल देगा। तो वो जो एडिशन प्रोडक्ट आएगा वो आपकी यूरिन के अंदर पहुंचेगा, और यूरिन कैसी हो जाएगी? फिर एसिडिक हो जाएगी और जलन मचना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये चीज आपको समझनी है, तो वही मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बफर सॉल्यूशन अब 2 तरीके के हो गए। एक बफर एसिडिक बफर हो गया, दूसरा बफर आपका बेसिक बफर हो गया। जो जो नाम दिया गया है, सही ला रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? कुछ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है, या ऐसे ही मजा ले रहे हो? देखो, एसिड की बात करें तो एसिडिक जिसका नाम है एसिडिक बफर, उसमें वीक वही होगा जो नाम है। वीक वही होगा जो नाम है। नाम क्या है? एसिडिक बफर, तो वीक एसिड ही होगा। तो वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, यानी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में इसका सॉल्ट बना हुआ है। जैसे ये एसिटिक एसिड है और ये सोडियम एसीटेट है, ये आप जानते हो अच्छे तरीके से। ऐसी बेसिक बफर में वीक बेस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ये दोनों बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। अब यहीं पर हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि why the pH of buffer solution remains constant। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो pH है वो कांस्टेंट क्यों रहता है, बफर सॉल्यूशन का pH कांस्टेंट क्यों रहता है। अब मान लेते हैं हमने एसिडिक बफर ले लिया।
एसिडिक बफर क्या होगा, सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड का मिक्सचर होगा। जब आयोनाइज होगा तो आपका CH3 C नेगेटिव और H पॉजिटिव बनाएगा, यहाँ ये बन जाएगा। जब हम HCl डालेंगे तो ये HCl इस वाले एसीटेट आयन से कंबाइन करके एसिटिक एसिड बना लेगा, जो पार्शियली आयोनाइज है, मतलब पीएच वैल्यू पर कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, वहां पर वही चीज बनी जो पहले से थी। अब भाई एसिटिक एसिड तो पहले से था, उसमें नया तो बना नहीं। जब नया नहीं बना तो मतलब सिंपल सा साफ हो गया कि यहाँ पर कोई नई चीज का निर्माण नहीं हो रहा है, वही चीज बन रही जो उसमें पहले से थी। तो पीएच क्यों बदलेगी, नहीं बदलेगी ना। अरे घर में वही आदमी वापस आज आया है जो पहले से रह रहा था, तो डिस्टरबेंस नहीं होगा। नया आदमी अगर आ गया घर में तो निश्चित तौर से डिस्टरबेंस हो जाएगा। आपका भैया विदेश गया था, वापस लौट के आएगा तो मम्मी अच्छे पकवान खिलाएंगी, घर पे अच्छा माहौल हो जाएगा। लेकिन भैया बाहर गया था, दोस्त घर पे चला आया उसका, आंटी जी एक दिन रह लेने दो, तो आंटी जी एक दिन बर्दाश्त कर लेंगी, अगले दिन थोड़ा कम बर्दाश्त करेंगी, तीसरे दिन थोड़ा और कम बर्दाश्त करेंगी, चौथे दिन पूछेंगी बेटा जाओगे कब। तो सिंपल सी बात यह है कि हमेशा जब परिवर्तन तभी होता है जब कोई चीज नई आती है, और पुरानी अगर वही चीज है तो फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम चल लेते हैं इसी बफर सॉल्यूशन पर। अगर हमने बेसिक बफर ले लिया तो बेसिक बफर तो आप जानते हो NH4OH NH4Cl है। इनको आयोनाइज कर दो, इसमें बेस डाल दो, तो जैसे बेस डालोगे वो OH नेगेटिव आयन बनाएगा, और ये OH नेगेटिव आयन अमोनियम आयन से दोबारा कंबाइन करके NH4OH बना लेगा, जो पार्शियली आयोनाइज हो जाएगा। और पार्शियली आयोनाइज होने के कारण ये क्या करेगा, ये फिर वही बना देगा NH4OH जो पार्शियली आयोनाइज है, मतलब वही चीज फिर बन गई जो पहले से थी। तो पीएच वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। इसके बाद चले आइए हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन। ये हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन क्या है, ये बफर सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। हाउ टू कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, यानी कि बफर सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये कौन बताता है, ये हमें बताता है हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन। अगर हम इसको याद कर लें कि pH इज इक्वल टू pKa लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, तो ये pH, और pOH की बात करेंगे तो pOH इज इक्वल टू pKb लॉग सॉल्ट अपॉन बेस हो जाएगा, और pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14 होता ही है। आप इससे मदद से आप निकाल सकते हैं आंसर। एक तो ये हो गया। दूसरा देखो बफर कैपेसिटी पर, इसे इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और आज ही लिख लो 2026। 2026 आज जितने साथी हैं हमारे ऐप पर, ध्यान दीजिएगा, जितने साथी ऐप पर हैं, मैं कल 15 अगस्त है, और इस 15 अगस्त के पावन पर्व पर SS यादव जी ने कहा था कि सर आप 60-40 का रेशियो रख दीजिएगा। मैंने आपकी भलाई के लिए मैंने 50% पर आपके लिए बात करके रखी है। यानी कि जो हमारा बैच होगा कल, आपको जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं अगर सफलता बैच में आने का मूड बना रहे होंगे, तो सफलता बैच की टोटल कॉस्ट 6000 रुपीज है, उसका 50% कल मैं ओल्ड स्टूडेंट के लिए ऑफर दूंगा। जो SS यादव जी के रिक्वेस्टिंग पर मैंने मेल डाला था और मुझे परमिशन मिल चुकी है, केवल ओल्ड स्टूडेंट, नॉट न्यू स्टूडेंट, ये कंडीशन लगी हुई है। तो जो लोग हमें कॉल करके बता देंगे उनके नाम का स्पेशल कूपन कल हम बनवा देंगे। यू विल राइट कि आई एम द ओल्ड स्टूडेंट ऑफ एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस, प्लीज मेक अ कूपन फॉर सफलता बैच। मैं तुरंत आपको कूपन बनवा करके दे दूंगा, ठीक है ना। ठीक, तो इसका मतलब है आपको
इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, और अगर आप हमसे जुड़े हैं तो फिर आपको पूरा इसका फायदा मैं दूंगा। लेकिन ओल्ड स्टूडेंट हैं, वो आप हमें पर्सनल मैसेज करेंगे तो मेनली आपके नाम का ही कूपन बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बीटा, जो हमारा ये है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी का मतलब है कि बफर कैपेसिटी इज द मैक्सिमम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पीएच पी के ए के बराबर हो जाएगी और पीओएच पी के बी के बराबर हो जाएगी। तो बफर कैपेसिटी जो है, बफर कैपेसिटी जो है बीटा इज इक्वल टू ई, ये आपका ईटा बोलते, बीटा इज इक्वल टू ईटा इंटू डेल्टा पीएच हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और इसी के साथ चलते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये टॉपिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए 2026 के पीजीटी एग्जाम के लिए ये सुपर टॉपिक बनेगा। तो चलते हैं हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अब आखिरकार ये सॉल्ट पहले तो सॉल्ट क्या होता है बताओगे प्रशांत जी, प्रशांत कुमार आप बताएंगे। प्रशांत जी आपका बैच से यहाँ से जो न्यू स्टूडेंट हैं, उन न्यू स्टूडेंट के लिए तो आपको वैसे ही ऑफर अलग से मिला है, तो वो कूपन तो आप लगा ही चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे बैचेस में कंटिन्यू कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो आप परेशान ना हुई, आपको ऑलरेडी अलग से स्पेशल ऑफर मिले हुए हैं, अलग से मानसून ऑफर आप यूज कर चुके हैं। खैर, अब हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। तो मैं आपसे सॉल्ट पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्ट? ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएशन पर कैटाइन और एनाइन दोनों बनाए, लेकिन कैटाइन अदर देन H पॉजिटिव आयन एंड एनाइन अदर देन OH नेगेटिव आयन, उसको बोलते हैं सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या होता है? व्हेन अ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट गिव्स कैटाइन अदर देन H पॉजिटिव आयन एंड एनाइन अदर देन OH नेगेटिव आयन, उसी को बोलते हैं हम लोग NaCl, Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर ये इसमें यानी कि जो OH नेगेटिव आयन देगा, तो ये भी तो इंडिकेट करेगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, कैसा सॉल्यूशन की प्रकृति है, ये भी तो ये बताएगा। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है, अगर Ka की वैल्यू Kb से ज्यादा है तो एसिडिक, Ka की वैल्यू Kb से कम है तो बेसिक, Ka की वैल्यू Kb के बराबर है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाता है। ये बात आप जानते ही जानते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसी के साथ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज द रिवर्स ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स माना जाता है, जस्ट अपोजिट माना जाता है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम लोग बात करते हैं, कितने टाइप के सॉल्ट है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी इसको जब हम आयोनाइज करें तो वीक एसिड मिले और स्ट्रॉन्ग बेस मिले। तो इसका एग्जांपल आपका सोडियम एसीटेट हो जाता है, और सोडियम एसीटेट को जब तोड़ेंगे तो एसीटेट आयन और Na पॉजिटिव आयन बनता है। यही वाटर को तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन बनता है। H पॉजिटिव एसीटेट आयन से कंबाइन करके एसिटिक एसिड बना लेता है, और OH नेगेटिव आयन Na से पॉजिटिव से कंबाइन करके NaOH बना लेता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों वीक बने, एक ये वीक, सॉरी दोनों नहीं, ये वीक और ये स्ट्रॉन्ग। अब ये बताओ कि एक कमजोर आदमी है, एक ताकतवर आदमी है। कमजोर आदमी और ताकत आदमी को बंद कर दो एक कमरे में, बोले लड़ो, कौन जीतेगा? ताकतवर जीतेगा ना, कमजोर तो नहीं जीतेगा। तो इसका मतलब है जो स्ट्रॉन्ग है वही तो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, और हर जगह की प्रकृति भी यही है कि कमजोर आदमियों में जो सबसे ताकतवर होता है वही अपनी प्रॉपर्टीज को प्रदर्शित करता है, ये भी निश्चित है। तो ये आप जानते हो कि NaOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वही अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब सॉल्यूशन का नेचर बेसिक हो जाएगा। तो इसका मतलब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कैसा होता है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो बेसिक नेचर में होता है। इज इट क्लियर? बताओ, आया ना मजा?
अब हम सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक नेचर में है। इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जब निकालते हैं तो KH इज इक्वल टू KW। देखो जो वीक होगा उसी की वैल्यू नीचे आएगी। अगर ये होता सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस तो यहाँ पर K भी आ जाता। तो याद करने का तरीका बना लो, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH इज इक्वल टू KW अपॉन Ka आएगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। अगर यही स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होता तो यहाँ K भी आ जाता। तरीका याद रखो, पढ़ने का मेथड होना चाहिए। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की बात करें तो KH इज इक्वल टू हो जाता है KW अपॉन Ka हो जाएगा। और उसके बाद डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करें तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H इज इक्वल टू बाकी सब कुछ नीचे कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई आपको कर देना है। और H इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ ध्यान दो कि अगर हम लोग KH इज इक्वल टू K, भाई ये चीज KH के बराबर भी तो हो जाती तो उसे हम KH लिख सकते हैं, KH अपॉन C भी हो जाता है। सिंपल सा तरीका है। अब यहीं पे आओ, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ए सॉल्ट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीजिंग KW। यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किसी भी सॉल्ट की इंक्रीज करती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर, क्योंकि KW की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, लिखा है आपने, सही लिखा है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है क्योंकि KW की वैल्यू बढ़ जाती है। अब दूसरा है कि अ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस टू लॉन्गर एक्सटेंट इज डाइल्यूशन वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन। यानी कि अगर मान लो हम कोई सॉल्ट लेते हैं, उसको हाइड्रोलाइज करते हैं लार्जर एक्सटेंट पर, तो इन डाइल्यूट सोल्यूशन पानी ज्यादा मिला दें तो फिर कंसंट्रेशन, भाई पानी ज्यादा मिला दिए तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, वेरी स्मॉल हो जाएगी। तो उस समय हम लोग pH इज इक्वल टू 7 + ½ ये फार्मूला पूछा जाता है। आप PGT के पेपर में देखिएगा, pH इज इक्वल टू 7 + ½ pK + ½ log Kc हो जाता है, log C हो जाता है। इसी को अगर आप चाहो तो आप क्या कर दो, यहाँ पर pH इज इक्वल टू, देखो सिंपल सी बात है, इसका आप ये मतलब लॉग के टर्म में लिखना चाहो तो लॉग के टर्म में भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिलहाल इस फार्मूले की आवश्यकता इसलिए ज्यादा नहीं क्योंकि एग्जाम में बहुत कम आता है, लेकिन ये pH वाला फार्मूला, ये फार्मूला सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है और इसी को आप याद करिए, मेरा मानना यही है। इसके बाद आ जाइए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस तो आप पहचानते हैं कौन सा है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, मतलब क्या है कि NH4Cl ले लिया। NH4Cl को अगर हमने यहाँ पानी में डाला तो NH4 पॉजिटिव आयन बना, Cl नेगेटिव आयन बन गया, बना नहीं बना। अब हमने वाटर डाल करके डिसॉल्व कर दिया तो ये OH से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ये तो बना लेगा NH4OH और ये बना लेगा आपका HCl, बनाएगा नहीं बनाएगा। अब जब इस पे देखो स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग तो HCl है, HCl कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। जब HCl कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा तो फिर इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इज एसिडिक इन नेचर। भाई एसिड जो ताकतवर है वही तो अपना प्रदर्शन करेगा, जो ताकतवर है वही तो अपना प्रदर्शन करेगा। तो यहाँ प्रदर्शन आप देख रहे हो कौन कर रहा है, एसिड कर रहा है। इसी में मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, अगर वीक बेस की कहानी तो KH इज इक्वल टू KW अपॉन Kb हो गया। सरल तरीका है, बहुत ही सरल तरीका, कोई दिक्कत नहीं। और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में KW अपॉन Kb इंटू C कर दो और KW अपॉन Kb KH होता है, KH अपॉन C, बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर pH इज इक्वल टू 7 - log -½ pKb प्लस और माइनस log C हो जाता है, सिंपल सा फार्मूला। तो pH हमेशा जो होती है वो लेस देन 7 ही आएगी, pH हमेशा लेस देन 7 आएगी। क्यों? क्योंकि लेस देन 7 इसलिए आएगी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है और जहां स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है वहां pH तो लेस देन 7 आएगी और जो इससे पहले वाला था वहां मोर देन 7 हो जाएगी। ये बात भी आपको याद रखना पड़ेगी। इसके बाद आ जाइए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। अरे भाई वीक एसिड वीक बेस अमोनियम एसीटेट है, अमोनियम एसीटेट में एसीटेट आयन बनेगा, NH4 पॉजिटिव आयन बनेगा, दोनों को घोल दो। अब दोनों वीक है, NH4OH भी वीक है और एसिटिक एसिड भी वीक है। अब मुझे बताओ, दो कमजोर आदमियों को गणेश कमरे में बंद कर दो, दो कमजोर आदमियों को कमरे में बंद कर दो, क्या होगा? लड़ेंगे ही नहीं। बोले भैया अगर हमने तुम्हारे एक थप्पड़ मारो तुम मर जाइयो, तो हमने अगर
तुमने हमारे मात दो तो हम मर जाएंगे। तो कहानी मतलब है दोनों चुप्पा बैठे रहो, कोई मतलब नहीं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि भैया लड़ो लड़ाओ मत, न्यूट्रल हो जाओ, उसी में फायदा है। तो यहाँ दोनों का सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? दोनों का सॉल्यूशन हो जाता है न्यूट्रल। तो आपको याद रखना पड़ेगा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज न्यूट्रल इन नेचर। समझ में आ गया होगा। इसके लिए KH इज इक्वल टू KW अपॉन KH इज इक्वल टू KW अपॉन K, दोनों का लगा दो, वीक दोनों है ना, दोनों नीचे डाल दो। H इज इक्वल टू KH हो गया। अब यहाँ KH अपॉन क्या हो जाएगा नीचे, आप पूरी वैल्यू आप अगर आप नोट करना चाहो तो बिल्कुल वैसे ही नोट कर सकते हो, पूरा फार्मूला ऐसे ही। देखो यहाँ पर हमने लिखा ना H इज इक्वल टू, तो ऐसे यहाँ पर H इज इक्वल टू KH अपॉन C है, तो यहाँ पर भी आप KH अपॉन C नेक्स्ट वाले फार्मूले में जब आओगे तो ये हो जाएगा, और H इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा KW अपॉन K इंटू K भी होता है, वैल्यू डाल दो, कोई दिक्कत ही नहीं, सिंपल। ठीक है, सही है। अब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पीएच वैल्यू आपकी वही न्यूट्रल, यानी 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के भी बराबर हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 7 के बराबर आएगी। और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में भी सेम कंडीशन आ जाएगी। तो ये आपका था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की कहानी, ठीक है ना। वेरी गुड, शाबाश गुड़िया, आपकी पढ़ाई बढ़िया चलती रहे। और कल हम रखेंगे ऑफ, कल 15 अगस्त है, और 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाओं को मैं पहले ही आपको दिए दे रहा हूं। विश यू अ वेरी हैप्पी 15 अगस्त 2026। आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और देश के लिए स्वस्थ समाज का निर्माण भी करते रहिए, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो फिर मिलेंगे आपको परसों, यानी कि संडे को क्लास हो सकता हो, मैं आपको क्लास की जानकारी दूंगा, लेकिन कल क्लास नहीं होगी। थोड़ा सा आजाद भी रहिए आप, ठीक है ना। हम भी थोड़ा अकल आजाद रह लेंगे, आप रिवीजन करिए अच्छे ढंग से। और जिन लोगों को बैचेस सफलता बैच यूज करना है वो लोग हमें मैसेज कर दीजिएगा, उनका स्पेशल उन्हीं के नाम से कूपन बनवा दिया जाएगा, और आप उसको यूज कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, दिमाग पढ़ाई में ज्यादा लगाइए, इधर उधर खुरापात कम लगाइए, सफलता निश्चित मिलेगी। और जो लोग सफलता बैच में आएंगे, मेरा वादा है सफलता लेकर के जाएंगे। इसी के साथ दोबारा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। अच्छा, कल आपका बर्थडे भी है शिवानी जी, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपका आने वाला जीवन, जो समय आगे आने वाला है, वो खुशमय हो, और साथ ही आप और आपके बच्चे दोनों लोग स्वस्थ रहें। अगेन विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू।